अगर एक ही मेनू को 10,000 यूजर्स एक साथ ओपन करें, तो क्या एप्लीकेशन को वही डेटा डेटाबेस से 10,000 बार मांगना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत सारे सिस्टम्स एग्जैक्टली यही गलती करते हैं। और इसी सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगभग हर प्रोडक्शन सिस्टम कैशिंग यूज करता है। लेकिन कैशिंग सिर्फ रेडिस इंस्टॉल करने का नाम नहीं है। अगर गलत डेटा कैश कर दिया या सही टाइम पे इनवैलिडेट नहीं किया, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की जगह यूजर को स्टेल डेटा दिखने लग सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ कैशे क्या होती है ये नहीं समझेंगे, आप ये भी समझेंगे कि प्रोडक्शन सिस्टम्स में कैशे कहाँ लगती है, किस पैटर्न को कब चूज करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, कैशे कब लगानी ही नहीं चाहिए। इस जर्नी के दौरान हम कैशे असाइड, राइट थ्रू, राइट बिहाइंड, टीटीएल, कैशे इनवैलिडेशन और कंसिस्टेंट हैशिंग जैसे कंसेप्ट्स भी समझेंगे। और ये सब समझने के लिए चलिए तड़का का एक प्रोडक्शन इंसिडेंट पे चलते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको तड़का क्या है नहीं पता, तो तड़का एक फिक्शनल फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है जिसको हम इस चैनल पे एक यूजर से 1 मिलियन यूजर्स तक स्केल कर रहे हैं। होली का दिन था। नॉर्मली तड़का पे अराउंड 500 कंकरेंट रिक्वेस्ट आती थी। फेस्टिवल की वजह से वो स्पाइक होके 50,000 तक पहुंच गई। तो टीम ने एप्लीकेशन सर्वर स्केल किए, नए पॉड्स ऐड किए, लेकिन मेनू लोड होने की प्रॉब्लम अभी भी थी। डेटाबेस हेल्दी लग रहे थे और डैशबोर्ड्स भी ग्रीन थे, लेकिन एप्लीकेशन सर्वर्स पे कनेक्शन पूल एग्जॉस्ट होने लगे थे। और रीजन सिंपल था, हजारों यूजर्स एक ही मेनू को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे और हर रिक्वेस्ट सीधा डेटाबेस तक जा रही थी। और इसी प्रोडक्शन इंसिडेंट को यूज करके चलिए समझते हैं कि कैशिंग सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाती, पूरे सिस्टम आर्किटेक्चर को कैसे चेंज करती है। तड़का में जो प्रॉब्लम हुई वो समझने के लिए एक छोटी सी एनालॉजी देखते हैं। किराना दुकान में बिस्किट और चिप्स काउंटर पे रखे होते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा बिकते हैं। दाल चावल की बड़ी बोरियां पीछे गोडाउन में होती हैं। काउंटर को बार बार एक्सेस करना फास्ट है और गोडाउन तक बार बार जाना थोड़ा स्लो। बिल्कुल यही आइडिया कैशिंग का है। फ्रीक्वेंटली रीड होने वाला डेटा अगर पहले से किसी फास्ट स्टोरेज लेयर में अवेलेबल हो, तो डेटाबेस तक बार बार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तड़का में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हो रही थी। मेनू, टॉप सेलिंग डिशेस और रेस्टोरेंट डिटेल्स जैसे डेटा ज्यादातर यूजर्स के लिए सेम थे, फिर भी हर रिक्वेस्ट डेटाबेस तक जा रही थी। फेस्टिवल स्पाइक पे डेटाबेस को वही डेटा हजारों बार सर्व करना पड़ रहा था। ठीक है, अब तक हम कैशे को एक ही चीज समझ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन सिस्टम में कैशे सिर्फ रेडिस नहीं होता। रिक्वेस्ट के सफर में कई जगह कैशे मिल सकती हैं। चलिए देखते हैं। जब कस्टमर तड़का पे मेनू रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट हर बार सीधा डेटाबेस तक नहीं पहुंचती। डेटाबेस तक पहुंचने से पहले उसके पास कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि कहीं और से ही रिस्पॉन्स मिल जाए। सबसे पहला चांस होता है क्लाइंट के पास। ब्राउजर हो या मोबाइल ऐप, दोनों एचटीटीपी कैशिंग सपोर्ट कर सकते हैं। ब्राउजर में ये एचटीटीपी कैशे ब्राउजर मैनेज करता है और मोबाइल ऐप्स में नेटवर्किंग लाइब्रेरी। अगर कैश्ड रिस्पॉन्स वैलिड हो तो वही यूज हो जाता है। और अगर क्लाइंट को डाउट हो कि कैश्ड रिस्पॉन्स पुराना हो सकता है, तो ई टैग के थ्रू सर्वर से कंडीशनल चेक होता है। सर्वर 304 नॉट मॉडिफाइड रिटर्न करे तो कैश्ड कॉपी रीयूज होती है, वरना फ्रेश रिस्पॉन्स आ जाता है। चलो ये तो बढ़िया है, लेकिन अगर क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स ना मिले तो आपको क्या लगता है, रिक्वेस्ट अब सीधा एप्लीकेशन सर्वर तक जाएगी? नहीं, बीच में एक और चेक पॉइंट होता है, सीडीएन। रेस्टोरेंट फोटोज, प्रोफाइल पिक्चर्स जैसे स्टैटिक कंटेंट हम सीडीएन पे रखते हैं। अब सोचो, सर्वर दिल्ली में है और यूजर बैंगलोर में बैठा है, तो क्या इमेज हर बार दिल्ली से आएगी? अगर ऐसा होगा तो लेटेंसी बढ़ेगी। सीडीएन भी यही करता है। बैंगलोर वाले यूजर को कंटेंट बैंगलोर के एच सर्वर से मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सीडीएन पे भी कैशे मिस हो गया, तो क्या अब रिक्वेस्ट सीधा एप्लीकेशन तक पहुंच जाएगी? अभी भी नहीं। एक और लेयर बीच में खड़ी है, रिवर्स प्रॉक्सी जैसे एनजिनिक्स। मान लो सब यूजर्स सेम पब्लिक रेस्टोरेंट मेनू देख रहे हैं। अगर वो रिस्पॉन्स कैशेबल मार्क किया गया हो, तो रिवर्स प्रॉक्सी उसी रिस्पॉन्स को बार बार एप्लीकेशन तक भेजने की जगह खुद सर्व कर सकती है। और अगर रिवर्स प्रॉक्सी पे भी कैशे मिस हो जाए, तब रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सर्वर तक पहुंचती है। यहां फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को एप्लीकेशन की रैम में रखा जाता है। इससे रीड्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है।
प्रोडक्शन में एक सर्वर तो होता नहीं है, 10 या 20 हो सकते हैं। हर सर्वर की अपनी रैम होती है, इसीलिए एक सर्वर पे कैशे अपडेट हो सकता है और दूसरे पे नहीं। और यहीं से कंसिस्टेंसी का चैलेंज शुरू होता है। इसी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे यूज किए जाते हैं। रेडिस और मेमकैश्ड दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे के लिए यूज होते हैं। मेमकैश्ड सिंपल की वैल्यू कैशिंग के लिए जाना जाता है, जबकि रेडिस हैशेस, सॉर्टेड सेट्स, परसिस्टेंस और पब सब जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम रेडिस डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। और अगर आप वो कंसेप्ट समझने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में लिखिए रेडिस डीप डाइव। चलिए, तो अब सारे एप्लीकेशन सर्वर्स एक ही शेयर्ड कैशे को एक्सेस करते हैं। टर्का में यूजर सेशंस, शॉपिंग कार्ट्स, ट्रेंडिंग आइटम्स सब डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे में स्टोर होते हैं, ताकि मल्टीपल ऐप सर्वर्स सेम स्टेट शेयर कर सकें। अगर कोई ऐप सर्वर रीस्टार्ट हो या क्रैश भी हो जाए तो भी शेयर्ड कैशे रेडिस में अवेलेबल रहती है, इसीलिए दूसरा सर्वर वही डेटा कंटिन्यू यूज कर सकता है। तो अब रिक्वेस्ट की पूरी जर्नी तो क्लियर है। रिक्वेस्ट डेटाबेस तक पहुंचने से पहले उसके पास 5 अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि रिस्पॉन्स मिल जाए। हर लेयर का अपना पर्पस होता है। क्लाइंट लेटेंसी बचाता है, सीडीएन डिस्टेंस कम करता है, रिवर्स प्रॉक्सी ओरिजिन सर्वर का लोड कम करती है, एप्लीकेशन कैशे लोकल रीड्स फास्ट करती है, और रेडिस मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स के बीच शेयर्ड स्टेट मेंटेन करता है। इसीलिए प्रोडक्शन में सवाल सिर्फ रेडिस यूज करने का नहीं होता, सवाल होता है किस डेटा को किस लेयर पे कैशे करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप कैशे में डेटा रखना शुरू कर देते हैं तो एक नया चैलेंज शुरू होता है। जब डेटाबेस में डेटा चेंज हो तो कैशे को कैसे रिफ्रेश करेंगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग कैशिंग पैटर्न्स यूज होते हैं। हर पैटर्न एक अलग ट्रेड ऑफ को एड्रेस करता है, और कौन सा पैटर्न चूज करना है ये वर्कलोड पे डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे पॉपुलर पैटर्न, कैशे असाइड। ये आपने पक्का देखा होगा। इसमें एप्लीकेशन सबसे पहले कैशे चेक करती है। अगर डेटा कैशे में मिल गया, इस सिचुएशन को कैशे हिट कहते हैं और रिक्वेस्ट वही कंप्लीट हो जाती है। अगर डेटा कैशे में ना मिले तो उसे कैशे मिस कहते हैं। तब एप्लीकेशन डेटाबेस से रीड करता है, यूजर को रिस्पॉन्स देता है और साथ ही उसी डेटा को कैशे में भी सेव कर देता है। इसीलिए पहली रिक्वेस्ट थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन उसके बाद वाली रिक्वेस्ट बहुत फास्ट हो जाती हैं। इसी अप्रोच को कैशे असाइड कहते हैं। अब सवाल है कि प्रोडक्शन में कैसे पता चलेगा कि कैशे असाइड एक्चुअली काम भी कर रहा है या नहीं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है हिट रेशियो। अगर हिट रेशियो हाई है तो ज्यादा रिक्वेस्ट कैशे से सर्व हो रही हैं, डेटाबेस पे लोड कम है और लेटेंसी कंसिस्टेंटली लो रहती है। लेकिन अगर हिट रेशियो गिरने लगे तो सिग्नल मिलता है कि कैशे फ्रीक्वेंटली मिस हो रही है या यूजर्स का एक्सेस पैटर्न बदल गया है। हिट रेशियो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कैशे असाइड का पूरा बेनिफिट रिपीटेड रीड्स में दिखता है, और इसीलिए तड़का में रेस्टोरेंट मेनू के लिए कैशे असाइड चूज किया गया। फ्लो सिंपल था। पहले रेडिस चेक होता था, मिस हुआ तो सीक्वल से डेटा आता था, रेडिस अपडेट होता था और उसके बाद वही मेनू के लिए बार बार डेटाबेस तक नहीं जाना पड़ता। रीड हैवी सिस्टम्स में ये पैटर्न ऑलमोस्ट डिफॉल्ट चॉइस होती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स देख के आर्किटेक्चर डिसाइड नहीं होता। चलिए एक प्रेडिक्शन करते हैं। अगर कैशे असाइड वैसे ही काम करता है जैसे हमने अभी समझा, तो 50 पैरेलल रिक्वेस्ट में डेटाबेस कितनी बार हिट होना चाहिए? सोचिए, एक बार या 50 बार? चलिए देखते हैं कि रियल वर्कलोड में एक्चुअली होता क्या है। इस एक्सपेरिमेंट को सिंपल रखते हैं। हम सिर्फ रेस्टोरेंट मेनू एंड पॉइंट यूज करेंगे। यही एंड पॉइंट कैशे असाइड यूज करेगा और फ्लो वही है जो अभी हमने समझा, और इसको टेस्ट भी वैसे ही करेंगे जो प्रोडक्शन में हुआ था। हम होली रश रिक्रिएट करेंगे। एक ही रिक्वेस्ट के मेनू के लिए 50 पैरेलल रिक्वेस्ट भेजेंगे। पहले कैशे के बिना देखते हैं इस सिस्टम का बिहेवियर क्या होता है, फिर एग्जैक्टली वही वर्कलोड कैशे असाइड के साथ रिपीट करेंगे। तो डेमो शुरू करने से पहले एक बार रिपोजिटरी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रीडमी फाइल है जहां पर क्या कमांड्स रन करनी है, कैसे डेमो रन करना है, वो सब इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर हमारे पास server.js है जिसमें अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं, और इसमें ही हमारा वो मेनू एंड पॉइंट होगा। डेटाबेस रिलेटेड फंक्शनैलिटी db.js में है और रेडिस ऑपरेशंस cache.js में है।
और जितने भी अपने डेमो हैं वो डेमोस फोल्डर में हैं। इन सब को चलाने के लिए हमको लगेगा रेडिस और पोस्टग्रेसql। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है और वो आपको डॉकर कंपोज से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्टग्रेस की इमेज है और रेडिस की इमेज है। तो चलिए अब देखते हैं एक्चुअल रिक्वेस्ट फ्लो कोड में कैसे दिखता है। सबसे पहले हम server.js देखते हैं, जहां हमारे पास गेट मेनू मेथड है। अगर इसके अंदर देखेंगे, अगर कैशे एनेबल्ड है तो ये कैशे से डेटा लेके आता है। अगर कैशे में डेटा मिलता है तो वही रिटर्न हो जाता है, अगर नहीं मिलता है तो डेटाबेस से रीड करते हैं और फिर कैशे में स्टोर कर देते हैं। तो चलिए डेमो शुरू करने से पहले हम इंफ्रा सेटअप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं डॉकर कंपोज रन करता हूं, जो कि रेडिस और पोस्टग्रेस सेटअप कर देगा। उसके बाद एक बार हम npm इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर एक बार डेटा सीड करते हैं। अब इस डेमो को रन करने के लिए हमें सबसे पहले एपीआई रन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एपीआई शुरू करता हूं विदाउट कैशे। ठीक है, यहां पर अभी एंड पॉइंट रनिंग है। ठीक है, अब हम परफॉर्मेंस रन करेंगे। तो यहां पर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक परफॉर्मेंस विथ नो कैशे और एक परफॉर्मेंस विथ कैशे असाइड पैटर्न। तो इसको रन करने के लिए हमारे पास पैकेज जेसन में कमांड है। तो चलिए उसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने 50 पैरेलल मेनू रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट सारी डेटाबेस से सर्व हो रही हैं। सर्व फ्रॉम डीबी 50, डीबी मेनू फेच 50। कनेक्शन पूल एक लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस अलाउ करता है, बाकी रिक्वेस्ट वेट करती हैं। इसी वजह से लेटेंसी बढ़ती है और पीक ट्रैफिक में क्यूइंग शुरू हो जाती है। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट अब हम कैशे असाइड के साथ करते हैं। तो मैं एक बार और एपीआई स्टार्ट करता हूं। यहां पे मैं आपको कोड नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ सिंटैक्स है, वो आप बाद में आराम से देख सकते हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम और उसको कैसे टैकल कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए हमारा एपीआई रेडी है विथ कैशे। अब हम रन करते हैं परफॉर्मेंस विथ कैशे असाइड। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे भी हमने सेम चीज की, 50 पैरेलल रिक्वेस्ट भेजी और अगर देखोगे तो डीबी मेनू फेचेस सिर्फ एक था, पीक डीबी फेचेस भी एक ही था और 50 कैशे हिट हो रहे हैं। मतलब पहली रिक्वेस्ट डेटाबेस से हिट हुई, उसके बाद की जितनी भी आने वाली रिक्वेस्ट हैं सब कैशे से सर्व हो रही हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिस्टम डिजाइन सीखना चाहते हैं तो desiarchitect.com में जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, डेमो तो देख लिया हमने। अब कैशे असाइड का एक और इंटरेस्टिंग यूज केस भी है। कैशे सिर्फ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स ही स्टोर नहीं करती, कई बार ये डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये रिजल्ट भी कुछ सेकंड्स के लिए कैशे किया जाता है। इसे नेगेटिव कैशिंग कहते हैं। मान लो कोई बार बार किसी ऐसे रेस्टोरेंट की आईडी रिक्वेस्ट कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हर रिक्वेस्ट डेटाबेस तक जाए तो अननेसेसरी लोड आएगा। इसीलिए प्रोडक्शन सिस्टम्स नॉट फाउंड रिस्पॉन्स भी कुछ टाइम के लिए कैश कर लेते हैं। ओके, तो अब तक सब कुछ रीड्स के पर्सपेक्टिव से परफेक्ट लग रहा था, लेकिन आर्किटेक्चर का असली टेस्ट राइट्स के टाइम होता है। सोचो रेस्टोरेंट ने मेनू अपडेट कर दिया, डेटाबेस में नया डेटा सेव हो गया लेकिन कैशे में पुराना वर्जन ही पड़ा है। यहीं से स्टेल डेटा की प्रॉब्लम शुरू होती है और नेचुरली पहला सवाल आता है, क्या कोई ऐसा पैटर्न है जहां कैशे और डेटाबेस ऑटोमेटिकली सिंक रहें ताकि डेवलपर्स को बार बार इनवैलिडेट ही ना करना पड़े। तो यहां सिर्फ सवाल कैशे लगाने का नहीं होता, सवाल है वर्कलोड का। क्या सिस्टम रीड हैवी है या राइट हैवी, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए या मैक्सिमम परफॉर्मेंस। हर रिक्वायरमेंट के लिए पैटर्न अलग होता है। सबसे पहले देखते हैं राइट थ्रू। ये पैटर्न उन वर्कलोड्स के लिए है जहां राइट्स के बाद स्टेल डेटा दिखना एक्सेप्टेबल नहीं होता। इसमें एप्लीकेशन राइट को तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब कैशे और डेटाबेस दोनों अपडेट हो जाएं। इसको बैंक ट्रांजैक्शन जैसा सोचो, जब तक ट्रांजैक्शन सिस्टम में सक्सेसफुली रिकॉर्ड ना हो उसे कंप्लीट नहीं माना जाता। राइट थ्रू भी एग्जैक्टली वही फिलॉसफी फॉलो करता है। इस अप्रोच का बेनिफिट ऑब्वियस है, कैशे और डेटाबेस यूजुअली सिंक रहते हैं, इसीलिए स्टेल रीड्स का चांस काफी कम हो जाता है। लेकिन हर डिसीजन की कॉस्ट होती है। यहां पर हर राइट को दो जगह अपडेट करना पड़ता है, इसीलिए राइट्स कंपैरेटिवली स्लो हो सकती हैं और जो डेटा शायद कभी दोबारा रीड ही ना हो वो भी कैशे में भरने लगता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात,
ये एटॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर डीबी अपडेट हो गया और कैशे अपडेट फेल हो जाए तो इनकंसिस्टेंसी फिर भी आ सकती है। तड़का में प्रोफाइल सेटिंग्स जैसे क्रिटिकल बट लो राइट पाथ्स के लिए यह अप्रोच कंसिडर किया जा सकता है। अब इसका उल्टा सिनेरियो सोचिए। अगर प्रायोरिटी स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी नहीं बल्कि राइट परफॉर्मेंस हो तो क्या करना चाहिए? हर राइट पे डेटाबेस का वेट ही ना करना पड़े। वहां तीसरा पैटर्न आता है, राइट बिहाइंड, जिसे राइट बैक भी कहते हैं। इसको ऐसे समझो, कैशियर पहले ऑर्डर व्हाइट बोर्ड पे लिखता है और कस्टमर को तुरंत टोकन दे देता है। किचन अपना काम शुरू कर देता है और बाद में ये एंट्रीज परमानेंट लेजर में अपडेट की जाती हैं। इस अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज स्पीड है। यूजर को रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली मिल जाता है और डेटाबेस बैकग्राउंड में अपडेट होता रहता है। इसीलिए क्लिक स्ट्रीम इवेंट्स, एनालिटिक्स या व्यू काउंटर्स जैसे वर्कलोड्स के लिए ये काफी यूजफुल है। लेकिन ट्रेड ऑफ भी इक्वली बड़ा है। अगर कैशे डेटाबेस सिंक होने से पहले क्रैश हो गई तो कुछ डेटा परमानेंटली लूज हो सकता है। इसी वजह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या पेमेंट सिस्टम्स में इस पैटर्न को अवॉइड किया जाता है। नोटिस करो, तीनों पैटर्न्स सेम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन तीनों की प्रायोरिटी अलग है। कैशे असाइड रीड्स ऑप्टिमाइज करता है, राइट थ्रू कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटाइज करता है, राइट बिहाइंड राइट लेटेंसी को ऑप्टिमाइज करता है। इसीलिए प्रोडक्शन सिस्टम में कोई भी पैटर्न यूनिवर्सली बेस्ट नहीं होता और आर्किटेक्ट का काम बेस्ट पैटर्न ढूंढना नहीं होता। उसका काम होता है वर्कलोड के हिसाब से सही ट्रेड ऑफ चूज करना। अब मान लो पैटर्न चूज हो गया, लेकिन एक और चीज है जो अब तक हम साइलेंटली अज्यूम कर रहे थे कि सिर्फ एक ही रेडिस सर्वर है। रियल प्रोडक्शन सिस्टम्स में ट्रैफिक और डेटा दोनों कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। एक पॉइंट के बाद एक रेडिस नोड इनफ नहीं होता, तो हमें मल्टीपल रेडिस नोड्स ऐड करने पड़ते हैं और वहीं से एक कंप्लीटली नया आर्किटेक्चर प्रॉब्लम शुरू होता है। इतनी सारी कैशे कीज मल्टीपल रेडिस नोड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? यहाँ गोल सिर्फ कीज को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, गोल ये है कि हर की हमेशा उसी नोड पे पहुंच सके। अगर हर रिक्वेस्ट रैंडमली किसी भी रेडिस नोड पे जाए तो पहले डेटा ढूंढना पड़ेगा कि वो किस नोड पे रखा गया था। क्लियरली ये स्केलेबल अप्रोच नहीं है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसिस्टेंट हैशिंग यूज की जाती है। कंसिस्टेंट हैशिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज तब दिखता है जब क्लस्टर चेंज होता है। अगर एक नोड डाउन हो जाए या नया नोड ऐड करना हो तो सिर्फ उस नोड के आसपास की कीज रीमैप होती हैं, बाकी कैशे वैसा ही रहता है। अब शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि सिंपल की मॉड एन करके भी तो कीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब क्लस्टर में एक नोड ऐड या रिमूव होता है। की मॉड एन वाला अप्रोच, इसमें ऑलमोस्ट सारी कीज रीमैप हो जाती हैं। कंसिस्टेंट हैशिंग इसी अननेसेसरी रीशफलिंग को अवॉइड करती है। रेडिस क्लस्टर भी मल्टी नोड स्केलिंग करता है, लेकिन वो जेनरिक कंसिस्टेंट हैशिंग रिंग यूज नहीं करता। वो CRC16 हैश फंक्शन से 16,384 फिक्स्ड हैश लॉट्स में कीज डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये कंसेप्ट सिमिलर है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अलग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि कैशे को फास्ट कैसे बनाते हैं, स्केल कैसे करते हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमने जानबूझकर अब भी होल्ड किया है, डेटा फ्रेश कैसे रहेगा? चलिए उसी पे आते हैं। सोचिए, तड़का पे बिरयानी हाउस ने अपनी बिरयानी का प्राइस 300 से 350 कर दिया। डेटाबेस में प्राइस अपडेट हो गया, लेकिन कैशे में अब भी 300 रुपए पड़ा था। कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे थे, बिल गलत बन रहा था, लेकिन डेटाबेस बिल्कुल सही था। तो यहां प्रॉब्लम कैशिंग के अंदर थी और एग्जैक्टली यही प्रोडक्शन बग था तड़का में। लगभग 40 मिनट तक यूजर्स पुराना प्राइस देख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डेटाबेस तो अपडेट हो रहा था, लेकिन कैशे को किसी ने बताया ही नहीं कि डेटा चेंज हो गया है। और इसी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को कैशे इनवैलिडेशन सॉल्व करती है। तड़का में प्राइस अपडेट राउट डीबी तो अपडेट कर रहा था, लेकिन कैशे की डिलीट करने वाला स्टेप वहां से मिसिंग था और वही स्टेल कैशे की रूट कॉज बन गई। चलिए पहले इस बग को रिप्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं जब कैशे इनवैलिडेट ही ना हो तो कस्टमर एक्चुअली देखता क्या है। ठीक है, इनके कोड आप इनवैलिडेशन स्टेल कैशे और इनवैलिडेशन एक्सप्लिसिट वाली फाइल्स में देख सकते हो। तो इनको अब हम रन करते हैं। हमारी एपीआई ऑलरेडी रनिंग है, तो सबसे पहले हम इनवैलिडेशन स्टेल कैशे का डेमो देखते हैं। तो यहाँ पर पहले कैशे 300 के साथ वॉर्म होता है। अब डेमो ऑनली राउट डेटाबेस में
₹350 अपडेट कर देता है, लेकिन कैशे की डिलीट नहीं करता। कस्टमर दोबारा मेन्यू रिक्वेस्ट करता है और देखिए एपीआई अभी भी कैशे से 300 ही लेके आ रही है, जबकि डेटाबेस में 350 हो चुका है। यही स्टेल कैशे बग है। अब वही सिनेरियो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। तो मैं अभी ये रन करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि ये वही सिनेरियो है, लेकिन इस बार क्या हुआ, जब डीबी में प्राइस अपडेट हुआ तो हमारा इनवैलिडेशन हमने ट्रू किया था, तो वो कैशे भी अपडेट हो गया। तो यहां पर अगली रिक्वेस्ट कैशे मिस करती है और फ्रेश 350 डेटाबेस से लाती है और कैशे दोबारा पॉपुलेट हो जाती है। और उसके बाद वाली रिक्वेस्ट का सोर्स यहां पर आप देख सकते हैं कैशे है, और वहां से वो लेटेस्ट एपीआई प्राइस लेके आ रहा है। तो जो अभी हमने बग देखा, उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही पैटर्न नहीं होता। प्रोडक्शन सिस्टम्स स्टेल डेटा को अवॉइड करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। चॉइस बिजनेस रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। चलिए हम 3 अप्रोचेस समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है टाइम टू लिव या टीटीएल। इसमें कैशे को मैन्युअली डिलीट नहीं करते, हर कैशे एंट्री की एक एक्सपायरी सेट कर देते हैं। मान लो तड़का पे टॉप 10 रेस्टोरेंट्स लिस्ट है, अगर वो 10 मिनट पुरानी भी दिखे तो कोई इशू नहीं है, इसीलिए 10 मिनट का टीटीएल परफेक्टली एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। लेकिन टीटीएल का एक ट्रेड ऑफ भी है। अगर ओनर ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया और टीटीएल अभी भी बाकी है, तो यूजर कुछ मिनट तक आउटडेटेड इंफॉर्मेशन देख सकता है। इसीलिए टीटीएल तब बेस्ट है जब बिजनेस थोड़ी सी स्टेल इंफॉर्मेशन टॉलरेट कर सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी है एक्सप्लिसिट इनवैलिडेशन। इस बार कैशे एक्सपायरी का वेट नहीं करती, जैसे ही डेटाबेस अपडेट होती है एप्लीकेशन खुद कैशे को इनवैलिडेट कर देती है। और यही अप्रोच हमने थोड़ी देर पहले टर्मिनल पे देखा था। इससे स्टेल डेटा बहुत कम हो जाता है, लेकिन ट्रेड ऑफ भी है, ये एटॉमिक नहीं है। अगर डीबी कमिट हो जाए और रेडिस डिलीट से पहले क्रैश हो जाए, तो यहाँ पर स्टेल कैशे रह सकती है। और अगर डेवलपर कैशे डिलीट करना ही भूल जाए, तो वही बग दोबारा आ जाता है। छोटे सिस्टम्स के लिए ये अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन बड़े कोड बेस में इस डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आती है हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी, इवेंट ड्रिवन इनवैलिडेशन। इसमें एप्लीकेशन खुद कैशे डिलीट नहीं करती, डेटाबेस अपडेट होने के बाद सिर्फ एक इवेंट पब्लिश करती है, जैसे प्राइस चेंज्ड या मेनू अपडेटेड। इवेंट कंज्यूम करने वाली सर्विसेज कैशे इनवैलिडेट करती हैं। इसी वजह से एक ही इवेंट से मल्टीपल सर्विसेज अपनी कैशे रिफ्रेश कर सकती हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है, कुछ कंपनीज काफका यूज करती हैं, कुछ रैबिट एमक्यू और कुछ क्लाउड मैसेजिंग सर्विसेज, लेकिन आइडिया हर जगह सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर इवेंट पब्लिश ही ना हुआ तो? करेक्टनेस क्रिटिकल सिस्टम्स में इसीलिए आउटबॉक्स पैटर्न या सीडीसी यूज किया जाता है, ताकि इवेंट्स रिलायबली पब्लिश हों। अब ये आउटबॉक्स पैटर्न या सीडीसी क्या है, ये अगर आपको समझना है तो कमेंट्स में लिखिए आउटबॉक्स, मैं इसके ऊपर एक डीप डाइव बना दूंगा। ठीक है, तो इवेंट ड्रिवन इनवैलिडेशन का ट्रेड ऑफ है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अगर मैसेज प्रोसेसिंग में डिले हो गया तो कुछ सेकंड्स तक स्टेल डेटा दिख सकता है। अब तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं। प्रॉब्लम तीनों सॉल्व करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी अलग अलग होती है। टीटीएल सिंप्लिसिटी चूज करता है, एक्सप्लिसिट इनवैलिडेशन करेक्टनेस को प्रायोरिटी देता है, और इवेंट ड्रिवन स्केलेबिलिटी के लिए इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एक्सेप्ट करता है। और यही आर्किटेक्ट माइंडसेट है। प्रोडक्शन में सवाल ये नहीं होता कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, सवाल ये होता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट बदले तो इनवैलिडेशन स्ट्रैटेजी भी बदल सकती है। इसीलिए प्रोडक्शन सिस्टम्स में आंसर बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता, आंसर होता है राइट ट्रेड ऑफ। अब यहां एक नया सवाल आता है, अगर मेमोरी फुल हो जाए तो रेडिस क्या करेगा? रेडिस की मेमोरी अनलिमिटेड नहीं होती, एक पॉइंट के बाद कुछ पुरानी कीज को रिमूव करना पड़ता है ताकि नए डेटा के लिए जगह बन सके। किस की को रिमूव करना है, ये एविक्शन पॉलिसी डिसाइड करती है। कोई एक पॉलिसी हर वर्कलोड के लिए बेस्ट नहीं होती। अगर रीसेंट यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलआरयू अप्रोच यूज की जाती है, जिसमें काफी टाइम से एक्सेस ना हुई कीज पहले रिमूव होती हैं। और अगर फ्रीक्वेंटली एक्सेस होने वाला डेटा ज्यादा वैल्यूएबल हो तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलएफयू अप्रोच ज्यादा बेटर रहती है, जिसमें सबसे कम बार यूज हुई की रिमूव होती हैं। रेडिस में इनके करस्पॉन्डिंग पॉलिसीज ऑल कीज एलआरयू और ऑल कीज एलएफयू अवेलेबल हैं।
और अगर पॉलिसी कॉन्फ़िगर ही ना हो तो डिफ़ॉल्ट नो एविक्शन मोड होता है। तो वहां पर मेमोरी लिमिट हिट होते ही नए राइट्स फेल होने लगते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट सॉल्व कर लेना ही प्रोडक्शन में काफ़ी नहीं होता। जैसे जैसे ट्रैफिक और स्केल बढ़ते हैं, कैशिंग के लिए कुछ नए चैलेंजेस सामने आते हैं और उनमें से दो सबसे कॉमन हैं, हॉट की और थंडरिंग हर्ट। चलिए इसको एक सिनारियो से समझते हैं। मान लीजिए कि सारा ट्रैफिक एक ही की पे आ रहा है बार बार। इस सिचुएशन को बोलते हैं हॉट की। ऐसे केसेस में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए की शार्डिंग, रेप्लिकेशन या कुछ सिचुएशंस में लोकल कैशे का यूज किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम रेडिस स्लो होने की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सारा ट्रैफिक एक ही की पे आ रहा है। और दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है थंडरिंग हर्ट। ये तब होती है जब एक पॉपुलर की एक्सपायर होते ही हजारों रिक्वेस्ट एक साथ डेटाबेस तक पहुंच जाती हैं। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी काफी सिंपल है। अगर एक ही डेटा के लिए हजारों रिक्वेस्ट एक साथ आ जाएं, तो सबको डेटाबेस तक भेजने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ पहली रिक्वेस्ट डेटाबेस तक जाती है, बाकी उसका रिजल्ट का वेट करती हैं। जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाता है, सबको वही कैश डेटा मिल जाता है। और एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक हॉट की ही प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर हजारों कैशे एंट्रीज एक ही टाइम पे एक्सपायर हो जाएं, जैसे बल्क कैशे वार्म अप के बाद, तो सारी रिक्वेस्ट एक साथ डेटाबेस तक आ सकती हैं। इस तरह की सिचुएशन को कैशे स्टैम्पीड या कैशे एवलांच जैसे नामों से भी डिस्क्राइब किया जाता है। प्रोडक्शन में इसे अवॉइड करने के लिए टीटीएल में थोड़ा रैंडम जिटर ऐड किया जाता है। मान लो टीटीएल 5 मिनट का है, तो हर की को एग्जैक्टली 5 मिनट देने की जगह 4 मिनट 40 सेकेंड्स या 5 मिनट 20 सेकेंड्स के बीच में रैंडमली एक्सपायर करते हैं। इससे सारी कीज एक ही सेकंड पे एक्सपायर नहीं होती। और ये सिर्फ इतने ही चैलेंजेस नहीं है। आज हमने हॉट की, थंडरिंग हर्ट और साइमल्टेनियस एक्सपायरी जैसे कॉमन प्रोडक्शन सिनेरियोज देखे। इसके अलावा कैशे पेनिट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड इनवैलिडेशन और सिमेंटिक कैशे जैसे टॉपिक्स भी हैं, जिन्हें हम अलग डेडिकेटेड एपिसोड्स में कवर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो अगर आपको वो समझना है तो कमेंट्स में लिखिए कैशे डीप डाइव। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैशे नहीं होता। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बॉटलनेक एक्चुअली है कहां। अगर डेटा हर रिक्वेस्ट के साथ चेंज हो रहा है, जैसे लाइव डिलीवरी लोकेशन, तो कैशे सिर्फ स्टेल डेटा सर्व करेगी। और अगर असली प्रॉब्लम एक स्लो डेटाबेस क्वेरी या मिसिंग इंडेक्स है, तो कैशे उस प्रॉब्लम को कुछ टाइम के लिए छुपा जरूर सकती है, लेकिन सॉल्व नहीं करेगी। जैसे ही कैशे मिस होगी या टीटीएल एक्सपायर होगा, वही स्लो क्वेरी दोबारा सामने आ जाएगी। इसीलिए कैशे लगाने से पहले आर्किटेक्ट का पहला सवाल यह होना चाहिए कि प्रॉब्लम रिपीटेड रीड्स की है या डेटाबेस क्वेरी की। कैशे तब लगाओ जब रिपीटेड रीड्स बॉटलनेक हो, वरना कैशे सिर्फ सिम्टम छुपाएगी, रूट कॉज नहीं। प्रोडक्शन में कभी सवाल ये नहीं होता कि यहाँ रेडिस लगा सकते हैं कि नहीं। सवाल ये होता है कि यहाँ कैशे लगानी भी चाहिए या नहीं। इसीलिए कैशे लगाने से पहले खुद से 4 सवाल जरूर पूछो। क्या ये डेटा बार बार रीड हो रहा है? क्या थोड़ी सी स्टेलनेस एक्सेप्टेबल है? क्या लेटेंसी यहाँ बिजनेस क्रिटिकल के लिए है? और अगर कैशे डाउन हो जाए तो सिस्टम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर इन सवालों के जवाब कैशे की तरफ पॉइंट करते हैं, तो भी काम वहीं खत्म नहीं होता। प्रोडक्शन में कैशे को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पड़ता है। सिर्फ हिट रेशियो देखना काफी नहीं होता। हिट रेशियो के साथ लेटेंसी परसेंटाइल्स, कैशे एरर्स, एविक्शन रेट, मेमोरी यूटिलाइजेशन और डेटाबेस फॉलबैक लोड भी मॉनिटर करना पड़ता है। और शायद इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे भी यही है। तड़का का इशू रेडिस इंस्टॉल करने से सॉल्व नहीं हुआ था। सॉल्व तब हुआ जब हमने समझा कि किस डेटा को कैश करना है, किस लेयर पे कैश करना है और स्टेल डेटा को सेफली हैंडल कैसे करना है। इसीलिए दो टीम्स एक ही रेडिस यूज करके भी कंप्लीटली अलग रिजल्ट्स देख सकती हैं, क्योंकि फर्क टूल का नहीं होता, इंजीनियरिंग डिसीजंस का होता है। रेडिस सिर्फ एक टूल है, असली डिफरेंस आर्किटेक्चर ने क्रिएट किया होता है। और शायद आर्किटेक्ट वही होता है जो टूल्स नहीं, सही ट्रेड ऑफ्स चूज करता है। आज हमने कैशिंग के आर्किटेक्चर को समझा। अगले एपिसोड्स में हम इनको डीप डाइव कर सकते हैं। रेडिस इंटरनल्स, रेप्लिकेशन, परसिस्टेंस और कैशे की डिजाइन को प्रोडक्शन एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ये कैशिंग की सीरीज कंटिन्यू करूं, तो कमेंट्स में लिखिए कैशिंग डीप डाइव। अगर आप सीरियसली डेवलपर से आर्किटेक्ट का ट्रांजिशन प्लान कर रहे हैं या आपको सर्विस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करने का रोड मैप चाहिए,
तो आप मुझसे पर्सनली टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं हूं दीपक मिश्रा, द देसी आर्किटेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।